हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जो मंगल का गोचर आज की तारीख में मान लीजिए हो चला है और शुक्र का होने वाला है, इसके ऊपर ही हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने मेष और वृषभ लगन को कंप्लीट कर दिया था। आज हम मिथुन लगन और कन्या लगन को सॉरी, कन्या नहीं, कर्क लगन को कंप्लीट कर देंगे। कुछ लोगों का ये सवाल था कि सर पिछले बार जैसा वाला वीडियो इस बार नहीं बन रहा। तो मैं ये बता दूं कि जो बड़े ग्रह होते हैं, शनि, गुरु, राहु, केतु, उनका गोचर लंबे समय तक होता है और वो दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट्स को करता है। इसलिए उसमें मैंने पूरी चीजों को थॉरोली एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये जो बाकी के ग्रह होते हैं ना, ये इस तरीके से मान लीजिए कि साल भर में या 2 साल में हमेशा राशियों के ऊपर से गुजरते रहते हैं, तो इनका गोचर ऑलमोस्ट सेम रह जाता है। इसलिए यहाँ पे मुझे अंदर की डेप्थ देने की जरूरत नहीं पड़ रही। जो लॉजिक्स रहेंगे वो वही रह जाएंगे। बस अपने को यहाँ पे ये देखना है कि कितने ज्यादा प्लेनेट आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और कौन से हाउसेस के ऊपर डबल या ट्रिपल ट्रांजिट्स बन रहा है, तो जिन पे ये प्रभाव बन रहा है उनके ऊपर ज्यादा असर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जैसे पहले के वीडियोस में हमारी बातें हुई हैं वही यहाँ भी होंगी। अपनी कुंडली को खोलिएगा। कुंडली को खोलने के बाद इसी गोचर को लगाने के पहले जो प्लैनेट्स हैं उनका ये देखिए कि क्या उनकी दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है। प्रत्यंतर को थोड़ा समय पीछे रख दीजिए। तो अंतरदशा और महादशा जिनके ऊपर चल रही होगी उनके ऊपर वो प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, या आपने मेरे गुरु के गोचर के कोई से भी वीडियो को देखा है, वहां में मैं सारी बातें बता चुका हूं। 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। अष्टक वर्ग, अष्टक वर्ग के साथ साथ प्लेनेट के पास होना चाहिए षडबल, षडबल के साथ साथ प्लेनेट की क्या होनी चाहिए, दशा या अंतरदशा। तब वो रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, अन्यथा नहीं मिलते। अब देखिए, जो 3 नंबर है जिनका भी कुंडली खुले और पहले भाव में 3 नंबर लिखा हुआ मिले, वो सब होंगे मिथुन लगन के जातक जातिकाएं। मिथुन लगन के जातक जातिकाएं, तो वो लोग इस वाले जो मैं बताने वाला हूं उस वाली चीजों को ध्यान रखना। उनके लिए ये जो मंगल का गोचर होगा ये होगा 6th हाउस में, और वो 6th हाउस का लॉर्ड भी है। तो यहाँ पे 6th हाउस का लॉर्ड जब 6th में आएगा तो ये विपरीत राज्यों की कंडीशन बनेगी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से देखें तब तो ये पीरियड अच्छा है। ये 45 डेज, आज से लेकर 45 डेज का ये गोचर होता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा माना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे इसे सूर्य का, बुध का, केतु का सबका साथ मिल रहा है। और मंगल जो है ये ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली 3 नंबर से स्टार्ट होती है और डिग्री 0 से लेकर 6.20 है। ध्यान से सुन लीजिए, 3 नंबर की है ये कुंडली, मिथुन लगन की कुंडली। अगर डिग्री खोलने पे आपको दिखती है मृगशिरा नक्षत्र में 0 से लेके 6.20 तक, तो अपने को थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि अपन एक्सीडेंट में ना पड़ जाए, बेवजह के प्रॉब्लम्स में ना पड़ जाए। ठीक है, मंगल, सूर्य, बुध, केतु ये 4 ग्रह 6ठे भाव में है। तो पॉजिटिव ये है कि ये हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, किसी भी तरह की संघर्ष में फायदा करेंगे। नेगेटिव ये है कि जो आपका लॉर्ड है, सबकॉन्शियस लॉर्ड है लग्नेश, वो 6th में आने के कारण रोग चोट का भी एक भय रह सकता है, उससे अपने को समझना पड़ेगा। दूसरी बात कि मंगल का यहाँ पे आना, अपनी राशि में आना, ये हम अच्छा मानेंगे। ये एक विपरीत राजयोग परिस्थिति है, इसीलिए संघर्ष भी कराएगा और रिजल्ट भी करेगा। दोनों चीजों को लेके चलना पड़ेगा। यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है इसमें सूर्य जो है वो लॉर्ड है पराक्रम का, वो भी पूरा सपोर्ट करेगा, इसलिए ये चीज अच्छी है। बुध जो है वो 4थे घर का स्वामी होके यहाँ आ रहा है, तो थोड़ा सा मन के अंदर एक एंजाइटी की फीलिंग हो सकती है। लेकिन इसको भी साथ साथ ध्यान रखिएगा कि 6th हाउस जो कि हाउस ऑफ सर्विस होता है, वहां पे सूर्य और मंगल का फॉर्मेशन, यानी कि आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा सा गुस्से वाला नेचर आपको दे सकता है, झुंझलाहट दे सकता है, गुस्सा दे सकता है। उससे आपको ओवरकम करना पड़ेगा 45 डेज यानी कि 1.5 महीने तक के लिए। मंगल के गोचर में जो जॉइंट एस्पेक्ट और डबल एस्पेक्ट्स हैं वो कहां पर हैं, वो है मंगल और गुरु का जॉइंट एस्पेक्ट आ रहा है आपके 1st हाउस के ऊपर। तो पर्सनालिटी में निखार भी आएगा,
थोड़ा सा पॉजिटिविटी भी आएगी, लेकिन ये जो गुस्से का नेचर है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो डबल ट्रांजिट हमें देखने को मिल रहा है वो आपके 5th हाउस के ऊपर शनि और गुरु का 5th हाउस के ऊपर जो ट्रांजिट है ये लॉन्ग टर्म ट्रांजिट है। ये एजुकेशन के अंदर, लव के अंदर, चाइल्ड के फैक्टरों के अंदर, इन चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में कुछ मूवमेंट होती हुई दिखेगी। ये लंबे टर्म का ट्रांजिट है। शॉर्ट टर्म का जो ट्रांजिट है वो कौन सा है? ये वाला ट्रांजिट है। इसलिए हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ का मालिक 1st हाउस का वो भी छठे में और मंगल भी उसके साथ, तो बीमार पड़ने की संभावना बढ़ती है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। इसके बाद जो डबल ट्रांजिट है वो जॉब के एरिया में है, जो कि अप्रैल तक बरकरार रहेगा, इसलिए जॉब फील्ड में कोई भी चेंज की संभावना बन रही है। और मंगल का यहाँ आ जाना सर्विस के अंदर कोई अच्छा सपोर्ट करने वाला है 1.5 महीने तक। ये चीज तो हो गई मंगल को लेकर, क्योंकि इसके बाद कोई जॉइंट एस्पेक्ट नहीं है। सूर्य, केतु और मंगल का जॉइंट एस्पेक्ट 12th हाउस के ऊपर है, तो हॉस्पिटल से कनेक्ट करने वाली एक बात हो सकती है, अन्यथा वो खर्चों के ऊपर थोड़ा बहुत बेवजह के खर्चे दे सकता है। शुक्र को देखें, शुक्र जो है वो 10 तारीख को आ जाएगा एक राशि आगे। इस पर्टिकुलर लगन के अंदर अगर ध्यान दें तो मैं बोलना भूल गया, मंगल के जो मिड पॉइंट है वो या तो 12th हाउस में मिलेंगे या तो 1st हाउस में मिलेंगे। 6 नंबर की राशि, 7 नंबर की राशि मतलब 4th हाउस में मिलेंगे और 5th हाउस में मिलेंगे। 10 नंबर की और 11 नंबर की राशि मतलब 8th हाउस और 9th हाउस में मिलेंगे। तो ये जो गोचर है मंगल का, ये आपके पर्सनैलिटी को, या आपके घर के अंदर के, या आपके सोचने की थॉट प्रोसेस को, या आपके जीवन को, और कुछ हद तक आपकी किस्मत को, इन चीजों को थोड़ा सा मूवमेंट देता हुआ दिखेगा। अगर आपको 23 डिग्री 40 मिनट, 6 डिग्री 20 मिनट के आसपास के नक्षत्र इन हाउसेस में देखने को मिलते हैं, डिग्री ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाएगा। शुक्र जो है, शुक्र का जो नक्षत्र होता है वो 1, 5 और 9 में मिलता है। 1 है 11वां, 5 जो होता है वो है करेज, तीसरा भाव, और 9 जो है इस कुंडली में वो है 7th। तो इन 3 भाव से गेन्स, करेज और आपका दूसरों के साथ तालमेल, या मैरिज बोलते हैं इसको, या तो इसको बोलते हैं हम पार्टनरशिप, इन सारी चीजों के साथ कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे इसका 8वें घर में आना, ये जो है हम इसको बोल सकते हैं किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी को दिखा रहा है। अनसर्टेन गेन्स की संभावना बन सकती है, अनसर्टेन करेज की संभावना बन सकती है, और मैरिज के अंदर थोड़ा सा हल्का फुल्का जो पीरियड है वो अप एंड डाउन दिए हुए चल सकता है। ये परिस्थिति यहाँ पे नजर आती है। ओवरऑल दिस इज ए गुड चांस। अब इसके अंदर ये दोनों का जॉइंट एस्पेक्ट जो है वो आ ही रहा था, और केतु का भी एस्पेक्ट आने के कारण 3 ग्रहों का एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस के ऊपर है, यानी कि आपके फैमिली कुटुंब के अंदर है, और आपके सेविंग्स हाउस के ऊपर है। जो इसमें कुछ चुनौतियां चल रही थी, शुक्र का ये गोचर उसको थोड़ा सा ठीक करेगा, क्योंकि ये शुभ ग्रह होता है। तो इस लगन के लिए ओवरऑल ये चीज है, शुक्र का गोचर जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेविंग्स वाले फैक्टर को इंप्रूव कर रहा है, गेन्स को बढ़ा सकता है, करेज को बढ़ा सकता है, पार्टनरशिप को बढ़ा सकता है। हेल्थ का ध्यान रखिए, सर्विस में है तो बेवजह के कोई लड़ाई झगड़े ना हो, इसको अवॉइड कीजिएगा। और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ऊपर काम कर रहे हैं उनको सक्सेस मिलने के लिए एक अच्छा पीरियड है। अभी ये संघर्ष का पीरियड है, इसको आपको क्रॉस करना है। अब आ जाते हैं हम लोग 4 नंबर के लगन यानी कि कर्क लगन के ऊपर। अगर आपको पहले भाव में कर्क लगन यानी कि 4 नंबर लिखा हुआ दिखता है, तब आपके लिए गोचर कैसा काम करेगा। पहले अपन मंगल को ले लेते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पे योग कारक ग्रह माना जाता है। तो मंगल की 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की राशियां कहाँ हैं इसको देख लें। 2 नंबर की राशि लाभ भाव में, 3 नंबर की राशि जो है वो 12वें भाव में। अगर यहाँ पे आ जाए तो संभलना, यहाँ पे आ जाए तो खुशी मनाना। 6 नंबर और 7 नंबर, 6 नंबर जो है वो पराक्रम भाव में, अच्छी बात है। 7 नंबर में भी आ जाए मतलब कि चौथा घर है, यहाँ पे भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन आए 10 नंबर और 11 नंबर। तो 10 नंबर कहाँ पर आता है? ये आता है मैरिज हाउस के अंदर, 7th हाउस, और 11 नंबर जो है वो 8th हाउस है। यहाँ पे आ जाए तो थोड़ा सा समझ जाइएगा। अगर आपको यहाँ पे ये 23 डिग्री 40 से लेकर 6 डिग्री 20 मिनट नजर आते हैं, आपको नक्षत्र नजर आएंगे मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, ये नक्षत्र अगर नजर आते हैं तो इनके रिजल्ट्स जो है कुछ ना कुछ होते हुए दिखने वाला है। मंगल यहाँ पे 5th हाउस में आने वाला है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये चुनौती दे देगा कहाँ पर? इन लव रिलेशंस और चाइल्ड के साथ, क्योंकि यहाँ पे सूर्य, केतु, मंगल जैसे 3 पापी ग्रहों का एक साथ आ जाना थोड़ी सी उग्रता को बढ़ाता है, इसलिए इसको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है जॉइंट एस्पेक्ट लाभ भाव पर है, तो कहीं ना कहीं कोई चीजें लाभ की ओर भी बढ़ेंगी इस गोचर के साथ। साथ ही साथ मंगल का जॉइंट एस्पेक्ट गुरु वाला जो ले रहे हैं वो कहाँ पर आने वाला है? वो आने वाला है आपके लिए 12th हाउस में, इसीलिए
यहाँ पे विदेशों से जुड़े हुए कोई काम है तो वो हो सकते हैं। हॉस्पिटल और खर्चों को लेकर थोड़ा सा संभाल के रहिएगा। इसी के साथ साथ जो आपका दूसरा जो एस्पेक्ट को हम काउंट करने के लिए जाएंगे वो है अब शुक्र के गोचर से। शुक्र के गोचर से अगर हम देखते हैं तो इस कुंडली के अंदर शुक्र जो है वो 1, 5 और 9 कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एक आता है 10th हाउस, दूसरा 5 नंबर आता है 2nd हाउस और 9 नंबर आता है 6th हाउस। तो ये तीनों ही कहीं ना कहीं धन के केंद्र हैं, इसलिए जॉब से जुड़े हुए कोई चेंजेस होने की संभावना ये शुक्र बना सकता है, लोगों के साथ कनेक्टिविटी जोड़ सकता है। यह गोचर आपको धन देने वाली स्थिति के अंदर भी थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है और कहीं ना कहीं सर्विस वाले हाउस से आगे जा रहा है तो सर्विस के लिए सपोर्ट कर सकता है। धन वाले भाव से क्योंकि षडाष्टक हो रहा है तो हो सकता है कि उतनी अच्छी अभी सेविंग्स शुरुआत में ना देखने को मिले, लेकिन आगे जाके आपको वो मिल जाएंगी। ये क्योंकि केंद्र में आ रहा है इसलिए ये पॉजिटिव है। 11th हाउस का लॉर्ड होके आ रहा है इसलिए ज्यादा पॉजिटिव है। 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 4th जा रहा है इसलिए सुख संसाधन के लिए पॉजिटिव है। और यहीं पर सुख संसाधन वाले भाव में शनि और गुरु का जॉइंट एस्पेक्ट भी है जो कि पॉजिटिव है, इसलिए ये गोचर थोड़ा सा आपको एक या तो मटेरियलिस्टिक गेन या मानसिक खुशी देने का गोचर कहा जा सकता है। जॉइंट एस्पेक्ट जो था शनि और केतु का वो अभी भी आपकी किस्मत के ऊपर बना हुआ है। किस्मत के अंदर कुछ बदलाव की परिस्थिति ये अप्रैल तक जारी रहेगी। साथ ही साथ हम देखें कि 3 ग्रहों का एस्पेक्ट है जो कि आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है जब आपके मन में खुशी आएगी तो पर्सनालिटी में भी कुछ ना कुछ निखार आएगा। तो शुक्र का ये गोचर जो पहले से चुनौती आ रही थी पर्सनालिटी के ऊपर या हेल्थ के ऊपर, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने वाला होगा। ये होगा आपका कर्क लगन वालों के लिए। तो ये था टोटल जो कि मंगल और शुक्र के गोचर के ऊपर था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आई बटन वाली वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा और 3 चीजों को फिर से याद रखिएगा। पहला क्या होता है? पहला होता है अष्टक वर्ग, दूसरा क्या होता है षडबल या विंशोपक बल, और तीसरा क्या होता है अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग के बाद जो पराष्टक वर्ग है उसके अंदर जो जो पॉइंट्स वहां पे जिन ग्रहों ने दिए होते हैं वो रिजल्ट्स आपको ऑप्टेन हो जाया करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।